हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। आज हम प्रारंभ करेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र एवं मानव भूगोल से संबंधित है। बहुत पहले टॉपिक इसको क्लियर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं मैनी टाइम्स हो जाता है कि रिपीट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इसीलिए एक तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमें कौन से डायमेंशंस में अपनी अप्रोच रखनी है। दूसरा हमारा ये रहता है कि जब हम टॉपिक को क्लियर रखते हैं तो हमें फालतू चीज़ें पढ़ने की आदत नहीं होती है। जैसे यहाँ पर भारत का भूगोल जब बता रहे हैं तो भौतिक संरचना देखना है, अपवाह तंत्र, मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी। अब इसके भी अंदर हमें क्या क्या देखना है तो ये हम PYQ से ही समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला क्या है? भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये राइट है। दूसरा है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। क्या है? भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, सही है। तीसरा क्या है? इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। तो इसमें पूछा क्या है? कौन सा असत्य है? असत्य कौन सा होगा? चौथा, क्योंकि इसमें लिखा है सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, जबकि सूर्योदय सर्वप्रथम कहाँ पर होता है? अरुणाचल में। तो इसलिए चौथा विकल्प क्या होगा? गलत होगा। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में ना होकर अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा, पाल घाट। तो कौन सा दर्रा नहीं स्थित है? खैबर दर्रा। जब हम देखेंगे पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से लेकर केरला तक 1600 किलोमीटर तक फैला है। तो इसमें आज आप ये क्वेश्चन बताएंगे कि जो पश्चिमी घाट है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात से लेकर केरल तक 1600 किलोमीटर तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे हैं। थाल घाट, भोर घाट कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। थाल घाट, भोर घाट किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। जबकि पाल घाट कहाँ पर है? पाल घाट केरला में स्थित है। पाल घाट कहाँ पर है? केरला में स्थित है। और फिर है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा पाकिस्तान के पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। तो इसके बाद फिर से रिवाइज कर लीजिए कि कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट, वैसे जनरल क्वेश्चन है, लूज एंड से भी आप इसको कर सकते हैं कि कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो यहाँ पर खैबर दर्रा जो ऑप्शन सही है वो नहीं है। पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात से लेकर केरल तक 1600 किलोमीटर तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे हैं। थाल घाट व भोर घाट महाराष्ट्र में, जबकि पाल घाट केरला में स्थित है। खैबर दर्रा पाकिस्तान के पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? शहर है, नदी के तट पर अवस्थित ही क्या? तो जैसे जबलपुर किस नदी के किनारे? नर्मदा, सही है। पहला विकल्प क्या है? सही है, जबलपुर नर्मदा नदी। दूसरा है हैदराबाद किस नदी? कृष्णा नदी के किनारे। तो ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। कोटा किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। नासिक किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जबलपुर नर्मदा, हैदराबाद कृष्णा के किनारे नहीं होकर किसके किनारे? मूसी नदी के किनारे। कौन सी नदी है? मूसी नदी। तो और कोटा कौन सी नदी के किनारे? चंबल, नासिक, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें टॉपिक क्या है? मानसून, वन, मिट्टी, सिंचाई परियोजनाएं, कृषि। जब हमने इससे संबंधित पहले जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें भी देखा था कि मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे ज़्यादातर। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? तो अगर आप कोई भी बुक पढ़े होंगे तो उसमें दिया होगा कि काली कपासी मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। किस मृदा के नाम से? रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। और काली मिट्टी का विस्तार अधिकांशतः गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में। तो काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? आप मैप ही चल सकते हैं। पहले गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसे कपास मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट है नदी घाटी परियोजना, दूसरी सूची है नदी से संबंधित रिहंद परियोजना,
अरिहंत परियोजना, गोदावरी, नागार्जुन सागर परियोजना बेतवा और पोचमपाद परियोजना अरिहंत, माता टीला परियोजना कृष्णा। जब इसको मैच करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल करके आएगा। जैसे इसमें दिया है अरिहंत परियोजना, तो अरिहंत परियोजना किस नदी पर होगी? रिहंद नदी पर। रिहंत परियोजना किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। दूसरी है नागार्जुन सागर, तो ये कृष्णा नदी पर है। पोचमपाद किस नदी पर होगी? गोदावरी नदी पर। और माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। ये क्वेश्चन कठिन आ रहा है, थोड़ा मतलब टफ टाइप में बोला जा सकता है। जनरल बुक्स में ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जैसे टॉपिक क्या है? खनिज यानी मिनरल से शक्ति, पावर, संसाधन एवं उद्योग व व्यापार। खनिज, शक्ति, संसाधन एवं उद्योग व व्यापार। 28 क्वेश्चन नंबर 28 की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर कोल फील्ड्स की बात हो रही, कोयला खदान। दूसरा में किससे मैच करना है? भारत के राज्य से मैच करना है। कोयला खदान, कोयल फील्ड्स भारत के राज्य, जैसे झिलमिली उड़ीसा, कर्णपुरा MP, रामपुर हिमगिर छत्तीसगढ़, सोहागपुर झारखंड। तो ये क्वेश्चन कठिन है, इसका सीधे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, बाद में इसको बुक में देखिएगा कि कहाँ से पूछा गया। तो झिलमिल छत्तीसगढ़ हो गया, झिलमिल छत्तीसगढ़, कर्णपुरा झारखंड, रामपुर हिमगिर उड़ीसा, सोहागपुर MP। इसको चाहे लिखकर आप याद कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि झिलमिल कहाँ पर है। झिलमिल को आप ध्यान करिए, झिलमिल है छत्तीसगढ़ में। झिलमिल कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। झिलमिल छत्तीसगढ़। दूसरी हमने देखी है कर्णपुरा झारखंड में होगी, रामपुर हिमगिर उड़ीसा में, सोहागपुर MP में। क्वेश्चन नंबर 29 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट है कोयला क्षेत्र से, दूसरी है भारत के राज्य, रणजीत घाटी झारखंड, तंदूर सिक्किम, बरोरा तेलंगाना, ललमटिया महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि रणजीत घाटी कहाँ पर है? रणजीत घाटी है सिक्किम में। रणजीत घाटी कहाँ पर है? सिक्किम में। रणजीत घाटी सिक्किम, तंदूर तेलंगाना, तासे तंदूर तासे तेलंगाना हो गया, बरोरा महाराष्ट्र में स्थित है, ललमटिया झारखंड में। तो मिट्टी कहाँ पर है? झारखंड में। ऐसे याद कर सकते हैं, सिक्किम। रणजीत घाटी से संबंधित है, रणजीत घाटी सिक्किम, तंदूर तेलंगाना, बरोरा महाराष्ट्र, ललमटिया झारखंड। रणजीत घाटी सिक्किम, तंदूर तेलंगाना, बरोरा महाराष्ट्र, ललमटिया झारखंड। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2018 से 19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? कौन सा भारत का राज्य सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। भारत 2018 से 19 में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य जो था राजस्थान था। अब ये नई रिपोर्ट आएगी उसमें आपको क्या करना है? इसको अपडेट करना है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, सूचियों को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। स्थान कार्य काकरापार परमाणु बम विस्फोट स्थल, पोखरण रॉकेट प्रमोचन केंद्र, थुम्बा न्यूक्लियर पावर प्लांट, श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रमोचन सेंटर स्टेशन। तो यहाँ पर जब हम मिलाएंगे तो जैसे काकरापार है, काकरापार क्या है? एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। काकरापार क्या है? एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और श्रीहरिकोटा से पता होगा आपको सैटेलाइट लॉन्चिंग होती है। और पोखरण से परमाणु बम विस्फोट स्थल है। थुम्बा हमारा क्या है? रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। काराकोरम न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार। काराकोरम न्यूक्लियर पावर प्लांट, पोखरण परमाणु बम विस्फोट स्थल, थुम्बा रॉकेट प्रमोचन केंद्र, श्रीहरिकोटा उपग्रह मोचन स्टेशन। इंग्लिश में इसको याद करेंगे ज़्यादा बेहतर है, हिंदी में याद करने पर आपकी टेंशन नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर काराकोरम क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित है। पोखरण है एटम बम जो एक्सप्लोजन है यानी परमाणु बम विस्फोट स्थल से संबंधित है। थुम्बा किससे? रॉकेट लॉन्चिंग से संबंधित है। श्रीहरिकोटा सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयला पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? तो कोयला
पेट्रोलियम शोधन शोधशाला कहाँ पर अवस्थित है? गुजरात में स्थित है। लोकेशन में इसको आप देख सकते हैं, चाहे आप रीचेक कर लीजिएगा मैप में। कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला गुजरात राज्य में स्थित है। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधीन है। वर्तमान समय में भारत में कुल 23 पेट्रोलियम शोधनशाला हैं। यानी यहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी की संख्या टोटल कितनी बता रहा है? टोटल संख्या है 23। और जिसमें से इसको एक बार जब जो घटना चक्र की इकोनॉमिक सर्वे करके बुक आती है या आर्थिकी बुक आती है, आप उसमें इसको देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कितनी पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं। जैसे 23 पे यहाँ पर दे रहा है कि भारत में कुल 23 पेट्रोलियम शोधनशाला या रिफाइनरीज हैं, जिसमें से 18 सार्वजनिक क्षेत्र की यानी पब्लिक सेक्टर की कितनी 18 हैं, और जो 2 संयुक्त क्षेत्र की हो गई, 3 प्राइवेट या निजी क्षेत्र की हो गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 जो परिवहन से संबंधित है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं NW यानी नेशनल वाटरवेज 1 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो हमें याद होगा ये इलाहाबाद से या प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। कहाँ से कहाँ जाता है? प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। गंगा नदी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। इसको आप एक बार मैप में देख लीजिए। इससे पहले एक मैप छूट गया था, वो आपको दिखाना था, कौन सा है, देख लीजिए इसको। जब हम पहले ये क्वेश्चन कर रहे थे भारत का भूगोल में, तो उसमें हमें ये देखना था कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। जैसे हमें देखना था जबलपुर। जबलपुर किस नदी के किनारे था? नर्मदा। तो जबलपुर की लोकेशन आपको दिख रही है। दूसरा हमने देखा था कोटा। कोटा ने किस नदी के किनारे था? चंबल नदी के किनारे। और तीसरा जो हमारा है कोटा हो गया। नासिक। नासिक किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। और हैदराबाद। हैदराबाद ये दिख रहा है आपको यहाँ पर जबलपुर। जबलपुर हो गया नर्मदा, कोटा चंबल नदी, नासिक गोदावरी, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। ये देखिए NW जो नेशनल वाटरवेज है यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का मैप दिया गया है। जैसे ये कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रयागराज या इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। कहाँ तक जा रहा है? हल्दिया, पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जा रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि इसका रूट कहाँ से कहाँ जा रहा है। पूरी डायरेक्शंस आप इसको देख सकते हैं। ये जो जैसे ग्रीन लाइन जा रही है यहाँ पर, इसको ये कौन सा रूट है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। और अभी बताया था इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक जाता है। विश्व का भूगोल क्वेश्चन नंबर जो ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, टॉपिक है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। तो एक भूस्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है। यहाँ पर भूस्थिर जो है इसकी इंग्लिश भी याद रखिएगा, क्या होती है? जियो स्टेशनरी होती है। क्या होती है? जियो स्टेशनरी। एक भूस्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है, कितना होता है? 24 घंटा होता है। कितना होता है? 24 घंटा। एक भूस्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा होता है। और पृथ्वी से 36,000, ये वाला भी आपको फैक्ट याद रखना है कि पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थिर की अवस्थिति पाई जाती है। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल लगभग 24 घंटा होता है। कितना होता है? 24 घंटा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन या आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 में कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? कौन सी थी? ऑक्सीजन। प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जैसे जैसे इस गैस की उपस्थिति शुरू हुई, पृथ्वी पर जीव जंतु का विकास आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जो स्थल मंडल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो अगर आपने इसको याद किया होगा, नहीं याद है तो एक बार देख लीजिए कहाँ पर स्थित है। काराकाटोआ कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। तो प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटोआ अथवा क्राकाटोआ भी इसका नाम है, इंडोनेशिया में स्थित है। और जो फ्यूजियामा है, फ्यूजियामा कहाँ पर है? जापान में। माउंट एटना इटली में। सेंट हेलेंस। ये आपको चारों क्लिक याद रखने हैं, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं तब मोस्टली जैसे 50% हम ओनली PYQ से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इंडोनेशिया में हमने कौन सा ज्वालामुखी देखा? क्राकाटोआ देखा। और जो यूएसए यानी अमेरिका में देख रहे हैं सेंट हेलेंस। कौन सा है? सेंट हेलेंस है। फ्यूजियामा जापान में। माउंट एटना इटली में है। इसको एक बार मैप में देखिए कहाँ पर है क्राकाटोआ।
ये इंडोनेशिया का मैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्राकाटोआ ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? क्राकाटोआ ज्वालामुखी पर्वत की लोकेशंस दी गई है। नहीं दिख रहा है ब्लू, इसको ये देखिए, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 किस टॉपिक से संबंधित है? वायुमंडल से संबंधित है। और 37 में एक एरर क्या हुई है? राज्य व्यवस्था या पॉलिटी का क्वेश्चन है और प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो इसको जब आ गया है तो देख लीजिए, वरना बाद में छूट जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 241 में। किसमें है? 241 में। तो संविधान के अनुच्छेद में प्रावधान अनुच्छेद 244 क्या बताता है? 240 हमें क्या बता रहा है कि कुछ संघ राज्यों के लिए नियमन बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति, किसकी शक्ति की बात कर रहा है? अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्यों के लिए नियमन बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। क्वेश्चन और अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर रहा है। 242 क्या है? निश्चित है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 241 याद रखना है, किसके लिए है? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर रहा है। और अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्यों के लिए नियमन बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 38 किससे संबंधित है? आर्थिक भूगोल से संबंधित है। किससे है? इकोनॉमिक जियोग्राफी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, उत्तरी अमेरिका के बृहत झील प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? ग्रेट लेक रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ग्रेट लेक रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बृहत झील प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो यहाँ पर सर्वाधिक विकसित उद्योग होगा इस्पात एंड इंजीनियरिंग, स्टील एंड इंजीनियरिंग होगा। एक बार ये जो ग्रेट लेक रीजन का क्षेत्र है मैप में देख लीजिए, ये अमेरिका का मैप है, आपको दिख रहा होगा। ये जो इतना एरिया, जब बर्ड मैप देखते हैं तो अमेरिका का क्षेत्र कौन सा आता है? अमेरिका का एरिया ये आ रहा है, आपको दिख रहा होगा कि अमेरिका का एरिया हम यहाँ पर देख रहे हैं टोटल। और हमें देखना क्या है? बृहत झीलें देखनी है। तो पहले हम अमेरिका क्लियर कर लें, बर्ड मैप में कहाँ पर है। अब आइए देखते हैं बृहत झीलें कौन सी हैं। तो बृहत झीलें ये रही। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है? लेक सुपीरियर, जो विश्व की सबसे मीठे पानी की सबसे बृहत झील है। लेक सुपीरियर हो गया, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक इरी, लेक ओंटेरियो। कौन सी लेक है? लेक ओंटेरियो। तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन सी झील है जो केवल यूएसए में स्थित है। तो आपको अगर मैप दिख रहा होगा इसमें पता होगा कि मिशिगन झील केवल किस में स्थित है? अमेरिका में स्थित है। जबकि जैसे 4 झीलें बची हैं, लेक सुपीरियर हो गया और लेक ह्यूरन, लेक इरी, लेक ओंटेरियो, ये कहाँ पर स्थित हैं? ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे स्थित हैं। उत्तरी अमेरिका के बृहत झील प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? ये पूछा गया है। तो उत्तरी अमेरिका के बृहत झील के अंतर्गत 5 झीलें अभी आपको मैप में बताया था। सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, मिशिगन झील, इरी, ओंटारियो झील शामिल हैं। यह प्रदेश इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग के लिए सर्वाधिक विकसित है। क्वेश्चन नंबर 39, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए क्या है? अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। तो यहाँ पर अर्जेंटीना में खेती के लिए कौन सा मैदान मुख्य क्षेत्र है? पंपास का। दूसरा कारण क्या दिया गया है? कि पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसके दोनों कथन सही होंगे, यानी अभिकथन और कारण दोनों सही है, दोनों की सही व्याख्या हो रही है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। पंपास का मैदान अर्जेंटीना में स्थित समशीतोष्ण, कभी कभी पेपर में ये भी आता है कि जो पंपास है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है या समशीतोष्ण में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पंपास का मैदान अर्जेंटीना में स्थित समशीतोष्ण घास का मैदान है जो खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। इसको मैप में देखिए कि पंपास का क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। ये दक्षिण अमेरिका का मैप है, इसमें देखिए ये रहा अर्जेंटीना और ये जो येलो आपको दिख रहा है पीला पीला क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है? पंपास का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? पंपास का क्षेत्र है।
क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? मानव भूगोल एवं मानव मानचित्रावली से संबंधित है। किससे? ह्यूमन जियोग्राफी एंड मैपिंग से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 40 मानव भूगोल एवं मानचित्रावली से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं? तो यहाँ पर जब हम वर्ल्ड मैप देखेंगे तभी हमारे सारे आंसर क्लियर होंगे। ये तो जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं, यानी लैंडलॉक कंट्रीज़ की बात कर रहा है। तो विकल्प पहले हम देखते हैं कौन कौन से। आर्मेनिया दिया है, मॉन्टेनीग्रो, बोत्सवाना, इथोपिया। क्या क्या दिया? आर्मेनिया, मॉन्टेनेग्रो, बोत्सवाना, इथोपिया। तो इसकी लोकेशन हम मैप में देखेंगे कि कहाँ पर है। ये देखिए आर्मेनिया रहा, ये क्या दिया गया है? आर्मेनिया। और आर्मेनिया आपको दिख रहा होगा किस तरह का कंट्री है? लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी स्थलीय देश है। तो जॉर्जिया इसको टच कर रहा है, अजरबैजान टच कर रहा है, अजरबैजान और ईरान भी टच कर रहा है, तुर्की भी टच कर रहा है। तो मैप में आप इसको देख सकते हैं कि ये क्या है? एक तरह से लैंडलॉक्ड कंट्री है। और अगर नहीं इसमें आपको क्लियर हो पा रहा है तो ऑक्सफोर्ड का एटलस या आपके पास जो वर्ल्ड एटलस है उसमें आप देख लीजिएगा एक बार कि जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान और ईरान, तुर्की इधर। तो ये आर्मेनिया पूरा लैंड लॉक्ड कंट्री दिख रहा है। दूसरा हमने देखा मॉन्टेनीग्रो। तो मॉन्टेनीग्रो यहाँ जब आप देख रहे हैं मैप में ये वाला जो क्षेत्र है मॉन्टेनीग्रो का, तो ये पूरा तटीय देश में आ रहा है, जबकि लैंड लॉक्ड कंट्री में नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो दूसरा था गलत हो गया। अब आते हैं अफ्रीका में। ये आपको दिख रहा होगा अफ्रीका का मैप है। किसका मैप है? अफ्रीका का मैप है। और यहाँ पर हमें लैंड लॉक्ड कंट्री देखना है। कौन कौन से जो हमारे ऑप्शन में दिए थे तो हमने क्लियर किया था कि जो आर्मेनिया है कैसा है? लैंड लॉक्ड है, लेकिन मॉन्टेनीग्रो लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। फिर देख रहे हैं हम इथोपिया। इथोपिया क्या है? लैंड लॉक्ड है। इथोपिया क्या है? लैंड लॉक्ड है। और यहाँ पर बोत्सवाना भी क्या? लैंड लॉक्ड है। बोत्सवाना आपको दिख रहा होगा कैसा है? लैंड लॉक्ड। जब हमने मैप को पूरी तरह से देखा तो वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि आर्मेनिया क्या है? लैंड लॉक्ड है, मॉन्टेनीग्रो नहीं है, और बोत्सवाना भी लैंड लॉक्ड है, इथोपिया है। तो 1, 3, 4 कहीं भी हमें विकल्प में नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर नहीं दिया गया। तो यूरोप में अवस्थित देश आर्मेनिया तथा अफ्रीकी देश बोत्सवाना, इथोपिया स्थल से घिरे देश हैं, जबकि मॉन्टेनीग्रो स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? वान किस नदी के किनारे है? राइन नदी के किनारे। आज के टास्क में आपका यही रहेगा कि ये जो सिटी दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, किस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा क्या? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नगर है, नदी के किनारे अवस्थित ही बताई गई है। जैसे वान है राइन नदी, और कायरो नील नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी, वेना वोल्गा नदी। तो यहाँ पर हमें मैप में एक देखना है कि ये सिटी कहाँ पर है और इसके पास कौन सी नदी बहती है। तो वान नदी के किनारे कौन सा है? वान नदी के किनारे राइन नदी सही है। कायरो नदी के किनारे नील नदी हो गया, न्यूयॉर्क हडसन नदी, वेना वोल्गा नदी नहीं है, डेन्यूब नदी होगा, तो एक गलत हो गया। इसी तरह से इसको एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। बान कहाँ पर है? जर्मनी में। और ये राइन नदी के किनारे। कायरो कहाँ पर है? मिस्र में। नील नदी के किनारे। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में, यूएसए में। हडसन नदी के किनारे। वेना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी? ऑस्ट्रिया की। डेन्यूब नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन किससे संबंधित है? जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? जनसंख्या एवं नगरीकरण से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आदिवासी और अवस्थिति, मतलब जो आदिवासी हैं उनकी अवस्थिति कहाँ पर है? पहला है भील नागालैंड, गोंड राजस्थान, लिम्बूस छत्तीसगढ़, कोन्याक सिक्किम। तो जब यहाँ पर हम मैच करेंगे तो भील कहाँ की जनजाति है या आदिवासी हैं? भील है राजस्थान के, गोंड है छत्तीसगढ़ के, लिम्बूस सिक्किम के, कोन्याक नागालैंड के। कोन्याक कहाँ के? नागालैंड के। तो इसमें आपको दो ईजिली याद होंगे कि जो भील है, भील सबसे ज़्यादा कहाँ? राजस्थान में होंगे, गोंड छत्तीसगढ़ में होंगे, लिम्बूस कहाँ पर है? सिक्किम में, कोन्याक नागालैंड में। दो आपको नहीं याद रहेंगे कि लिम्बूस कहाँ पर है? लिम्बूस कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। और कोन्याक कहाँ पर है? नागालैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया। तो अभिकथन ए यानी असर्शन ए क्या है? नगरीकरण औद्योगिकीकरण का
औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। और कारण क्या दिया गया है, विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। तो यहाँ पर इसको सही से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को, नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है और कारण है विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। तो यहाँ पर नीचे दिए गए कोड में जब सही उत्तर का चयन करेंगे तो इसका विकल्प बी सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नगरीकरण किसका अनुसरण करता है, औद्योगिकीकरण का अनुसरण करता है। यह कथन सत्य है। विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। तो ये आज हमारे जियोग्राफी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कल हम दूसरा पेपर जब देखेंगे। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसका असर इस जो जैसे टाइम निकाल कर वीडियोज़ को बनाने पर देते हैं, जब ज़्यादा जैसे लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा वीडियो बन पाएगा। ऐसा नहीं है कि मेहनत किए जा रहे हैं फिर सपोर्ट कुछ नहीं मिल रहा है। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।